नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। जैसे कि हर बार हर साल हम इंतजार करते हैं कि बजट कैसा होगा, बजट किस तरीके होना चाहिए, बजट से क्या क्या उम्मीदें लोगों को होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक रखा हमने बजट से आस, मतलब बजट से क्या क्या आस, क्या क्या उम्मीद लोगों को होती है, चर्चा करेंगे। देखते हैं खास रिपोर्ट। बजट में हर आदमी सोचता तो यही है कि हमारा जीवन सस्ता सरल और सुविधा वाला हो, मगर होता नहीं है। अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट को फायदा दे दे तो जनता की तकलीफ कम होगी और महंगाई कम बढ़ेगी। नहीं तो महंगाई तो अभी और अगले साल बढ़ने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा आग्रह है, कपड़े के व्यवसाय पर कोई नया टैक्स नहीं लगावें और जो टैक्स है उसमें भी हम लोगों को रियायत मिलना चाहिए। वैसे ही हम 3 साल से कोरोना पीड़ित हैं, तो मेरा अनुरोध है श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि इस बजट पर कपड़े पर कोई टैक्स न लगाएं, हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान भी देवें। नया बजट आ रहा है, उसमें सरकार को थोड़ा हम लोगों को फैसिलिटी देनी चाहिए। ये हॉलमार्क वगैरह है जो उसमें थोड़ा सा हमें सहायता करें। हॉलमार्क कम, सेंटर कम है, उसको ज़्यादा बढ़ाएं। ढंग से हो नहीं पा रहा हॉलमार्क वगैरह। और थोड़ा जीएसटी का हमने सुना है अभी थोड़ा और बढ़ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा नीचे करें। व्यापारी लोगों को थोड़ी राहत दें। सबसे पहले 17, 18, 20 साल से आदरणीय शिवराज सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमारा प्रदेश देश में सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है, सबसे ज्यादा किसानों के प्रति उदार कठोर प्रदेश है। मैं मानता हूँ युवाओं के लिए, प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए और खासकर किसानों के लिए ये सरकार पॉजिटिव विजन के साथ वर्क करे। केवल हेडलाइन बना के, वाहवाही लूट के, अखबारों में विज्ञापन देके अपनी छवि न सुधारे, जड़ बनाए और आर्थिक रूप से विशेषज्ञों का लाभ ले और आगे बढ़े। कमलनाथ जी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञ हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम लोगों ने जब 2018 के चुनाव के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो सबसे पहले हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो थी उसको बढ़ाकर 300 से 600 किया और हमने ये वादा किया था कि 5 साल के अंदर हम उसको 1000 करेंगे। मैं आशा करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय जरूर ये प्रावधान करेंगे बजट में कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि लोगों को अभी इस कठिन समय पे 600 रुपए की मिल रही है उसको 1200 रुपए किया जाए। ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है। दूसरा, एक हमारा अधूरा काम, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित प्रदेश है। 70% हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। तो 28 लाख से ज्यादा किसान भाइयों के खाते में हम लोगों ने 9000 करोड़ रुपया डालकर उनकी कर्ज माफी की थी, पर कुछ किसान भाई बच गए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच गए हैं उनके लिए जरूर वित्त मंत्री महोदय शिवराज जी इस बजट में ये प्रावधान करेंगे कि वो राशि प्रावधानित कर उनका भी कर्ज माफ हो जाए। देखिए, शासन इतना निकम्मा है और इतने निकम्मे तरीके से बजट बनाता है कि पिछले बजट में 35 करोड़ की रोडें मेरी विधानसभा को मिली, आज तक एक की एसएफसी नहीं हुई। पहले जो पुराने कामों के लिए बजट अलॉट करे थे उनके काम तो हो जाए। जो 3-3 साल से बजट पे प्रावधान हो चुकी सड़कें हैं, जो नाली, जो बड़े बड़े काम है, उन सबको बंद करके सिर्फ कैसे भ्रष्टाचार करा जाए, इस ओर बजट का ध्यान सरकार का रहता है। किसानों के लिए बजट नहीं है, गरीबों के लिए बजट नहीं है, बेटियों की शादियां बंद कर दी है, तीर्थ दर्शन योजनाएं बंद कर दी है, गौशाला के पैसे खा चुके हैं, गाय के चारे के पैसे खत्म कर दिए। और जो मूल मुद्दा होना चाहिए बजट में कि बच्चियों की सुरक्षा, लोगों के कुपोषण से कैसे हम लड़े, ना तो इस ओर ध्यान है। सिर्फ भय, भूख और भ्रष्टाचार का बजट बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता से सर्टिफिकेट लेना होता है, कांग्रेस से नहीं। वो कांग्रेस जो मध्य प्रदेश को बदहाल और बंटाढार करके छोड़ कर गई, 15 महीने रही शासन में, 15 महीनों में लगातार जिसने बेड़ा गर्क किया, कर्ज बढ़ाया, लूटने खसोटने में लगे रहे, हाहाकार मचा, वो कांग्रेस को ना नैतिक हक है कि ना राजनीतिक हक है कि वो इस प्रकार की बात करे। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ में बढ़ रहा है। लगभग 1.25 लाख करोड़ किसानों के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ लेने के बाद अब तक सीधे खातों में पहुंचाने का काम किया है। तेजी से सड़कों का निर्माण मध्य प्रदेश में खुली आंखों से दिखाई दे सकता है और बजट भी इन उद्देश्यों को पूरा करने वाला बनेगा। जन कल्याणकारी योजनाएं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इनकी सुविधाएं देने वाला बनेगा। तो देखिए, बात इसलिए हो रही है क्योंकि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बजट सत्र के साथ ही लोगों की उम्मीदों को एक बार फिर से जागृत हुई है और चाहते हैं कि बजट उनके हित में हो, उनके लिए अच्छा हो। चर्चा करते हैं, कुछ खास मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। हाँ, बीजेपी से ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है।
सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्योंकि जिससे कि बजट से आस हर साल होती है, उम्मीद होती है, क्योंकि जो आपने सुना लोगों को, व्यापारियों को सुना, शराब व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी है, बर्तन व्यापारी है, सब लोग चाहते हैं कि सरकार टैक्स कम करे ताकि अधिक से अधिक उन्हें लाभ मिल सके। कि कोरोना काल के बाद से लोगों को उम्मीद कुछ ज़्यादा सरकार से जगी हुई है। निश्चित रूप से आपको बताएं कि जनता चाहती है कि महंगाई से राहत मिले। अगर महंगाई से राहत जनता को देनी है तो सरकार को करों में कमी करनी ही पड़ेगी। खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों और बिजली दरों को कम करना पड़ेगा। अगर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए जाने वाले टैक्स में कमी की जाती है और बिजली की दरों को कम किया जाता है तो उसका असर व्यापक रूप से पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का उपयोग आम आदमी की जो मूलभूत चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। परिवहन में डीजल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, आने जाने वाले वाहनों में पेट्रोल का भी उपयोग होता है। तो जब माल को लाने और ले जाने का खर्चा बढ़ता है तो उसका भार कहीं ना कहीं अन्य सामग्री पर बढ़ता है और वो महंगाई को बढ़ाने का काम करता है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर देश में सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल पर कर लगता है। मुझे लगता है सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम जनता को पेट्रोलियम पदार्थों में राहत देने का काम करेगी। और बिजली के मामले में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिजली के मामले में अभी विभिन्न कंपनियों ने बिजली की दरों वृद्धि का एक प्रस्ताव दे रखा है विद्युत नियामक आयोग में। तो मुझे लगता है बिजली के दरों में वृद्धि होगी। अगर बिजली की दरों में वृद्धि होगी तो उसका कहीं ना कहीं आम जनता के जीवन पर प्रभाव पड़ना तय है। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि वह एक समावेशी बजट लाए, जनहितैषी बजट लाए और उसमें किस तरह से जनता को राहत दी जा सकती है वो देने का प्रयास करे। यह बात जरूर है कि सिर्फ सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन फ्लैगशिप योजनाओं पर सरकार का इस बात पूरा जोर रहने वाला है, क्योंकि अगले 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और इन आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार का पूरा जोर उन योजनाओं पर है जो उसके पिछले कार्यकाल में लागू की गई थी और वो जनता में अत्यंत लोकप्रिय हुई। और उनकी लोकप्रियता का पैमाना यह माना गया है कि जनता प्रदेश सरकार में जो योजनाएं लागू की हैं उसको विपक्षी दलों की अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अंगीकृत किया है और उन योजनाओं को लागू किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार का इन योजनाओं पर पूरी तरह से फोकस होगा। इनमें खासतौर पर अगर आप कुछ नाम ले लें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। और मुझे लगता है कि सरकार का इन सब पर फोकस रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रदेश में लगभग बीते 3-3.5 सालों से बंद पड़ी हुई है। कांग्रेस की सरकार आई जब मध्य प्रदेश में तो उसने पहले तो इस योजना पर काम नहीं किया और जाते जाते थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद प्रदेश में कोरोना आ गया, सरकार जरूर बदली लेकिन कोरोना के चलते तीर्थ दर्शन योजना पर कोई काम नहीं हुआ और यह योजना लगभग बंद जैसी बनी रही। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर इस बार पूरा फोकस करने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें भी सरकार का जोर रहने वाला है। लाडली लक्ष्मी योजना तो सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है ही, तो उस पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस बार सरकार का पूरा जो जोर रहने वाला है वो रहने वाला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित योजनाओं पर, क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े। इसलिए सरकार ने, आपने देखा भी होगा, लगातार मंथन किया है, उसके हिसाब से योजनाएं बनाई हैं, विभागों को लक्ष्य दिए हैं। हालांकि वो लक्ष्य कितने पूरे होते हैं, कब पूरे होते हैं, तो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी पूरा फोकस करने वाली है। क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है और सरकार के लिए अगर देखा जाए तो यह अंतिम बजट माना जाएगा। हालांकि जिस तरह से अभी 1.5 साल का समय है, नवंबर 2023 में चुनाव होंगे तो सरकार को एक और मौका बजट पास करने का मिलेगा, लेकिन उस समय इतना कम समय रह जाएगा कि उसकी अपेक्षा इस बार सरकार का पूरा जो इस पर रहेगा कि जनता को राहत मिले, जनता को के विकास काम हो और जनता के मन में सरकार को लेकर बनी हुई दुविधा समाप्त हो। जी ठीक है। सूर्यकांत जी कांग्रेस प्रवक्ता है, आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका खबर भारत में। तो नमस्कार। ये बजट से आज कुछ जिस तरीके से बजट है, सरकार बजट लेकर आ रही है, बजट सत्र शुरू हो चुका है, बजट सत्र से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि कपड़ा व्यापारी, बर्तन व्यापारी चाहते हैं कि कर कम हो, आप खुद भी एक व्यापारी हैं, तो किस रूप में देखते हैं और क्या होना चाहिए बजट के अंदर? देखिए किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा कि भोपाल से अगर अपन 50 किलोमीटर दूर चले जाएं रात्रि में 8 बजे के बाद तो कहीं भी कोई भी लूटमार की घटना हो सकती है। तो क्यों, आखिर क्यों ये? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं लोग।
और सरकार को आज डीजल पेट्रोल के रेट चरम सीमा पर है और अभी कल हो सकता है 10-20 रुपए बढ़ जाए। तो महंगाई कितनी भयंकर आएगी, किस तरह से महामारी फैलेगी महंगाई के कारण, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार है और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार जनहित में कोई काम कर रही है। निश्चित रूप से बड़ी सोचनीय बात है। आज सरकार की आवश्यकता है कि सरकार राजनीति से अलग हटके जनता के हित में सोचे, जनता को कुछ उनके आंसू पहुंचे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग 3,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पर लाद दिया है। निश्चित रूप से ये सब सोचनी बात है, कितना हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो आज इसकी रिकवरी की हमारे पास कोई वो नहीं है और उल्टे हम कर्ज लेते जा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे हम लोगों को रोजगार दें, कहीं से लोगों को रोजगार लेके आए, कुछ अवसर लेके आए जिससे लोग अपने व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं। दूसरा एक बात और है, आज जो खुदरा व्यापारी हैं या थोक व्यापारी हैं, उनके भी हालत खराब है, उनका जो व्यापार है वो भी डाउन होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो कल वो भी अपनी दुकानों में ताले लगा दें। तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है, पूरे देश में स्थिति आज गंभीरतम होती जा रही है। तो मैं व्यापारी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज किसी भी दुकान पे आप जाइए, ग्राहकों की कमी है, व्यापार कम होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और स्थिति भयावह होगी और सरकार इस मामले में बहुत गंभीर नहीं है। क्योंकि जब से कोरोना का काल गया, कोरोना के कारण जो चीजें आई हैं, कोरोना के कारण जो मालदार था वो और मालदार हो गया, जो गरीब था और गरीब हो गया, जो मिडिल क्लास का आदमी है वो तो पिसरा है। आज हमारे आप पत्रकार साथी बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, आप ही सोच लीजिए कि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी है तो आप लोगों की जीवन स्तर या दिनचर्या में अंतर आया होगा। और दूसरा एक बात और है कि सरकार ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े वायदे करे, सब कुछ करे। क्या अगर हम अकेले अन्न दे देंगे तो क्या लोगों के पेट भर जाएंगे? अच्छा पेट भर जाएंगे तो क्या उनकी बाकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? तो सरकार इस मामले में कहीं गंभीर नहीं कि हम पहले तो ये सब चीजें करें कि किस तरह से लोगों को रोजगार लेके आए, किस तरह से सृजन करें, लोग नौकरी पे लगे। और इन सब बातों की नहीं, बड़े बड़े हम सबमिट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है ना। ये गंभीरतम बात है। और आज चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जब सत्ता में आए थे तो क्या क्या वायदे किए थे, किस तरह से कांग्रेस की सरकारों की आलोचना की थी, किस तरह से उनको निकम्मा साबित करने की कोशिश की थी। ये लेकिन आज जो सरकार है उन्होंने कुछ नई चीज तो सृजन नहीं की, लेकिन जो पुरानी सरकारों ने 70 साल में कांग्रेस की सरकारों ने जो बनाई थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो BSNL का मोबाइल है वो काम नहीं कर रहा। क्या कारण है कि जिस BSNL के खंभों का उपयोग ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, वही BSNL आज कंगाली के राय पे चल रहा है। क्यों उसके काम नहीं कर रहे हैं? तो ये गंभीरतम मामला है कि खुद सरकार नहीं चाहती कि जिन चीजों को हमने बनाया, जो हमारी पुरातत्व की चीजें हैं या हमारी सरकार की मिशनरी है, उसको हम क्यों फेल करना चाहते, क्यों नहीं हो जाती, क्या कार्रवाई करते? तो ये समझा जाता है कि सरकार खुद इन चीजों को ध्वस्त करना चाहती, समाप्त करना चाहती। कोई मैंने मेरा जो नंबर पे आपने फोन किया था, मैंने किसी दूसरे पे लगाया, जो जियो का है उस पे लगाया और आपसे चर्चा कर पा रहा हूँ। कोई BSNL काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं नहीं। तो ये बहुत गंभीरतम बातें हैं कि आज सरकार केवल और केवल सत्ता के लिए बैठी है, वो से केवल सत्ता दिख रही है, सत्ता के अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है, जो चीजें लाने चाहिए वो कहीं नहीं है, कुछ जो सोच होने चाहिए वो कहीं नहीं है। केवल और केवल वो बातें कर रही हैं जो केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कर रही हैं। जनहित में कोई काम नहीं है। व्यापारी सरकार है ये, और उन व्यापारियों को जो इनके मित्र हैं उनको केवल मजबूत करने के काम कर रही है। जनता के हित में कहीं कोई नहीं है। ये मैंने ये बोला है, राजनीतिक हूँ, बिल्कुल हूँ प्रवक्ता, लेकिन इसके बाद ही मैंने जो बात करी है वो जन भावना की बात करी है, व्यापारियों की भावना की करी है। निश्चित रूप से आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जंगल राज है, कहीं कोई कहने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। मतलब बहुत विकट स्थिति हो रही है और आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होगी। तो बात चल रही है कि बजट से आस, तो जिससे कि आनंद तारण जी ने कहा है कि सरकार व्यापारी है, व्यापारी की तरह के काम करती है, कोई जनता को राहत नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार किस तरह बजट लेके आने वाली है? देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें आपको कहूँ। वो तो आनंद जी ने एक रटा भाषण है, आप उनकी पिछले 2-4-6 महीने की पूरी डिबेट सुन लीजिए, यही बातें हैं। विषय आपका कुछ भी हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने एक भाषण रिकॉर्डेड तय कर लिया है, ऑटो मोड में वो शुरू हो जाते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट की। कल जो बजट आने वाला है, जो आपने पहले अपने पैकेज में दिखाया था कि कुछ लोगों को चिंता है, कोई नए कर तो नहीं आएंगे, कपड़ा व्यापारी अपनी बात कह रहे हैं, बर्तन व्यापारी अपनी बात कह रहे हैं,
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी बढ़ाने का या घटाने का काम आजकल मध्य प्रदेश सरकारों की या केंद्र सरकार के बजट में नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी परिषद जीएसटी में निर्णय करती है। और हृदय जी एक बात और बता दूं, उसमें जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं, बहुमत के आधार पर नहीं होते। उस कानून में ये व्यवस्था है कि सर्वसम्मति से जो निर्णय होते हैं वो होते हैं। जो लोग इस तरह के भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, फला बढ़ रहा है, ढिका बढ़ रहा है, हृदय जी मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि एक भी चीज पर टैक्स ना तो बढ़ाया है ना बढ़ने जा रहा है, बल्कि 840 वस्तुएं यानी कुल 1027 पंजीकृत वस्तुएं हैं, जिनमें से 840 पर टैक्स कम हुआ है और शेष में किसी भी वस्तु पर टैक्स का 1% दर भी कभी बढ़ी नहीं है पिछले 7 वर्षों में। इसके बाद ये प्रोपोगंडा करना, ये नैरेटिव सेट करना। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अभी आपके पैकेज में मैं सुन रहा था कि जीतू पटवारी जी बयान दे रहे थे, सबसे ज्यादा कर्ज है और ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। आज ही आप नकार दिए गए हैं, शासन से नहीं अपनी पार्टी की तरफ से भी, कि इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने कहा कांग्रेस इन बातों से सहमति नहीं रखती है। तो जो लोग जिनकी बातों से कोई सहमति नहीं रखता है, वो केवल बयान देने टीवी पर भारतीय कांग्रेस पार्टी में आगे आते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें करूं, मध्य प्रदेश में ये जो बजट आने वाला है, ये बजट समृद्ध मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम होगा कि किस तरह हम नए उद्योगों को मध्य प्रदेश में ला पाएंगे, उन्हें किस तरह की सुविधाएं दे पाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम जो हमने लागू किया है उसको और कितना सुदृढ़ कर पाएंगे जिससे व्यावसायिक गतिविधियां बढ़े, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से ही रोजगार के अवसर जनरेट होते हैं और उसी से प्रदेश में समृद्धि आती है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, इसके केंद्रित ही बजट होगा, बजट का पूरा ताना बाना होगा। अब मैं 2 बातें और आपसे करता हूं। ये लोग जो बातें कर रहे हैं बेरोजगार की, एक बातें कर रहे हैं किसान की और व्यापारियों की, 2 तरफा बातें एक साथ कहते हैं कि व्यापारी पर मार पड़ रही है, ये कहते हैं और फिर बाद में कहने लगते हैं ये तो व्यापारियों की सरकार है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या व्यापारी इस प्रदेश का नागरिक नहीं है? वो व्यापारी क्या मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं देता है? तो यदि उसके हित में सरकार सोचती है तो आप ये क्यों कहते हैं कि व्यापारियों की सरकार है? अरे व्यापारी भी इस मध्य प्रदेश के एक हिस्सा है और बहुत बड़ा रेवेन्यू उनके ही माध्यम से आता है, जिनके कारण सरकार अपने बहुत सारे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको चला पाती है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, आपको याद होगा हृदय जी, 2004 से पहले कृषि और किसान कभी इस प्रदेश में कभी चर्चा का विषय नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के इन 15 साल के कार्यकाल में किसान मूल केंद्र में आया, किसानी मूल केंद्र में आई। और आपको याद होगा 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में एक पलेवा का पानी किसान को नहीं मिलता था। हमने उसका रकबा बढ़ाया, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की, बीज दिया, खाद दिया, 0% पर ब्याज पर ऋण दिया और उसके कारण आज मध्य प्रदेश की कृषि में वो क्रांति आई है कि हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। और थोड़ा सा पीछे नहीं छोड़ा है, मीलों पीछे छोड़ दिया है। आज मध्य प्रदेश गेहूं का उत्पादन करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। हमें 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, कांग्रेस की यूपीए की सरकार में 3 बार मिला है। तो हमने काम किया है तभी तो उत्पादन बढ़ा है। और ये जो खुशहाली मध्य प्रदेश में आई है, इस खुशहाली की कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो राजा, नवाब और कांग्रेस सबके शासन में मिलाकर मध्य प्रदेश को 40 लाख हेक्टेयर की क्षमता मिली थी, जिसको हमने अकेले ने बढ़ाकर, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाकर, शिवराज जी ने बढ़ाकर 82 लाख हेक्टेयर किया है। और आने वाले समय में जब केन बेतवा योजना पूरी होगी, चिनकी प्रोजेक्ट, चिनकी बोरास बैराज योजना कंप्लीट होगी, तो ये फिर लाखों हेक्टेयर बढ़ने वाला है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, हम कल समृद्ध मध्य प्रदेश का रोड मैप मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेवारी है कि प्रदेश के विकास के लिए वो अपना पक्ष शांतिप्रिय तरीके से रखें, ठीक से रखें। ऐसा नहीं कि एक नेता ट्वीट करे कि वॉकआउट कर दीजिए, राज्यपाल का अभिभाषण वॉकआउट कर दीजिए, और दूसरा नेता कहे कि हम इससे सहमति नहीं रखते। इस तरह से आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। कृपया उस पर भी ध्यान दीजिए। ब्रज गोपाल जी, जिस तरह आप सुना होगा, तरुण भनोट जी ने कहा है कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राशि बढ़ाकर 600 से 1200 करने की बात कही थी, और 5 साल में बढ़ाने की बात उन्होंने कही है, मांग भी की है। जी जी। और दूसरा ने कहा कि हमने 9000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ किया है। क्या भाजपा सरकार उस
पद्धति को, उस योजना को आगे बढ़ाएगी? दो बातें मैं आपसे कहूं। तरुण भनोट जी घोषणा पत्र में ये कहकर सरकार में आए थे कि हम 10 दिन के भीतर पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के 54,000 करोड़ के कर्जे माफ कर देंगे, परंतु वो 54,000 करोड़ के तो नहीं कर पाए। आज उन्होंने खुद ही कहा कि हमने 9,000 करोड़ के कुल किए हैं, यानी आप 15% कर भाग गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि वायदे वही करें जनता से जो आप पूरे कर सकते हो। आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, आपने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है, कृपया इसे बंद करें। ठीक है। सूर्यकांत जी, जिस तरह देखा आपने दोनों को सुना, अपने प्रवक्ताओं को, दोनों का अपना तर्क है, पार्टी का तर्क है, तो जनता को क्या लगता है कि राहत मिल पाएगी बजट से? देखिए, जनता को ज़्यादा राहत की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह बात भी तय है कि इस बार प्रदेश सरकार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। और उसकी वजह भी मैंने इसके पहले जब बातचीत में बताई है कि चूंकि 1.5 साल बाद प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, कोरोना काल अभी समाप्त हुआ है, तो कोरोना काल की वजह से जो लोगों की आर्थिक विपदाएं बढ़ी हैं, तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि उनके ऊपर और विपदा न बढ़े, बल्कि उन्हें राहत मिले। लेकिन सरकार का जो बजट है, सरकार की जो आय है, वो इस बात के लिए सरकार को मजबूर कर रही है कि वो सरकार चाहे कर भी राहत देने नहीं दे पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार अच्छी बात यह रहेगी कि किसी भी चीज़ में सरकार नया कर नहीं लगाएगी। लेकिन दो बातें मैं भी कहना चाहूँगा लोया जी से, खास तौर पर कि सरकार को चाहिए कि आम आदमी को जो भी सहूलियतें देना है दे, लेकिन सरकार को दो चीज़ों पर निश्चित रूप से लगाम लगानी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार पर सख्ती की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए या ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिससे भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिल सके और उन पर जल्द से जल्द नकेल कसी जा सके। तो उससे सरकार को आम जनता को भी राहत मिलेगी और सरकार को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा मेरा कहना है कि जो फिजूल खर्ची है, उस पर भी सरकार को कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए। अगर सरकार इन दो मामलों में रोक लगा लेती है तो निश्चित रूप से जनता को तो राहत मिलेगी ही और सरकार के खजाने को भी राहत मिलेगी। जब सरकार के खजाने को राहत मिलेगी तो सरकार जनहितैषी कामों पर और अधिक राशि खर्च कर सकेगी और उससे जनता को राहत दे सकेगी। मुझे लगता है ये दो ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए और विपक्ष को भी इन दो मामलों को लेकर जनता के भावनाओं को समझते हुए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि सरकार इन मामलों पर काम करे और हम सरकार के पूरे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता की यही भावना है। और मुझे लगता है कि तारानी जी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि अगर जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार कोई कदम उठाती है तो विपक्ष भी उसमें एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकती है। भले ही वो उसका श्रेय किसी को जाए, लेकिन जनता को तो फायदा होगा। और मुझे लगता है इन मामलों में दोनों दलों के पार्टी के नेताओं को एक होना चाहिए। ठीक है। आनंद तारण जी, जिस तरीके कहा सूर्यकांत जी ने कि वाकई विपक्ष सरकार को आईना दिखाने वाला होता है कि आईना दिखाना भी चाहिए, तो इस बजट में किस प्रकार का समावेश किया जाए, किस तरीके का बजट होना चाहिए, आपका विपक्ष के नाते क्या सुझाव और क्या? देखिए हृदय जी, सूर्यकांत जी ने अच्छी बात बोली, निश्चित रूप से उसका स्वागत है और हम सब सकारात्मक बात के पक्षधर है। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है कि नहीं है? बातें कर रहे हैं बिजली की, बिजली के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा है। आपने भी देखा होगा जब कमलनाथ जी ने बोला था कि 1 रुपए यूनिट, 100 यूनिट पे 100 रुपए का बिल आएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने, हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारा 100 रुपए का बिजली आने लगा जो पहले 800 रुपए का आता था। बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और किस तरह से, और जो बोल रहे हैं ना व्यापारी सरकार, यही इनकी करनी में अंतर है। व्यापारी सरकार का मतलब ये है कि जो इनके मित्र है अडानी अंबानी, उनके हिसाब से इनका सब चलता है। जो खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारियों को तो ये काम लगा रहे हैं, उनको तो निपटाना चाहते हैं। उनके बारे में किस तरह से इन्होंने प्रेम से बात कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि किस तरह से घुमा फिरा के बात करते हैं। ये जनता के बीच में अगर आए बहुत स्वागत है, अच्छे काम करें स्वागत है, लेकिन जो बातें करते हैं केवल इनके पास बातों का जमा खर्च है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि साहब किसानों को हमने बहुत ये करा और वो करा और इस तरह, भाई इनके सरकार में किसानों पे गोली चलाई गई, इन्हीं की सरकार में चलाई गई, और कितने किसान मारे गए और आज भी आत्महत्या कर रहे हैं किसान। कितने किसानों ने आत्महत्याएं करी लगातार 18 साल में इनकी सरकार में, कितने किसानों ने आत्महत्या करी। बहुत बड़ी बातें करते हैं। आप भी ऐसी बात रखें जो सरकार की बात को माने। जनहित में ऐसी कौन सी मांग रहेगी, कौन सा सुझाव आपका है नहीं, सरकार मानना चाहिए? नहीं,
नहीं, जनहित की बात तो सदन में रखेंगे, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी रखेंगे। उन्होंने किस तरह से उन्होंने बोला कि भाई अगर जीतू पटवारी जी ने कोई बात बोली है, ये निश्चित रूप से उनकी अभिव्यक्ति थी, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको कितने साफगोई से बोला कि नहीं, हमें संसदीय परंपराओं का सम्मान करनी चाहिए, और उन्होंने उस बात का सम्मान करा। क्या भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में इतनी हिम्मत है? क्या संसदीय परंपरा का ये अपमान करते हैं, ये सम्मान कहीं नहीं करते। ये विपक्ष की बात को कितना मानते हैं, ये देखें अपने गिरबान में अंदर डाल के, ये अंदर झांक के देखें कि ये कितना संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल बातों का इनके पास जमा करते हैं। इनके प्रवक्ताओं को केवल एक ही बात रटाई जाती है कि किस तरह से केवल और एक बात और बताऊं, इन्होंने केवल कांग्रेस की बात करी। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम जनता के हित में क्या काम करा हमने आज तक। अरे भाई, आज जनता पिस रही है। 3000 करोड़ के कर्जे से लाद दिया मध्य प्रदेश को। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सुनिए, सुन ले की मुहब्बत रखो, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 20,000 करोड़ का कर्जा था। आज 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया मध्य प्रदेश का। तो आप कहाँ ले जा रहे हो? और विकास कहाँ है आपका? अरे भाई, विकास होता। और दूसरा ये बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आने को आतुर थी, ये बोलते थे कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम डीजल पे 30 रुपए कर देंगे, पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे। अरे उसी के कारण, और अभी मैं आपसे बोलता हूं, अभी आप 2 दिन रुक जाइए, अभी डीजल पेट्रोल के दाम 20 रुपए बढ़ने वाले हैं। ये तो कौन की जवाबदारी है? ये कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार या मध्य प्रदेश। देखिए, तो आप जब हम क्या बोल रहे हैं आपसे, जब रेट बढ़ जाएंगे डीजल पेट्रोल के तो सब वजन बढ़ जाएंगे। कौन सी चीज सस्ती मिलेगी? हर चीज महंगाई आसमान पर जाएगी भैया। तो सब हमारे बजट का लड़खड़ा जाएंगे। तो और ये बढ़ने को आतुर है, क्योंकि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार में 125 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए था, समय मेरा हो गया, दूसरे चैनल में जाना है डीजल पेट्रोल का। और आज क्या हालात है? आज के हालात इन्होंने बना रखे। ये सोचने वाली बात है। तो क्यों नहीं जी हम बोले कि व्यापारी सरकार है, इन्हें जनहित में कोई लेना देना नहीं, जनता के आंसू पोंछने का इनका काम नहीं है। इनका काम है केवल सत्ता को हम किस तरह से दिया सकते हैं। और ये बोलते ही है कि हम 365 दिन सत्ता के मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं। जो पार्टी 365 दिन चुनाव के मूड में रहेगी, वो जनता के आंसू कैसे पहुंचेगी, जनता को क्या सुविधा देगी, जनता के किस तरह से रोजगार देगी, जनता को किस तरह से उपकार करेगी जनता का, ये बड़ी सोचनी बात है। ये सीधा सीधा सवाल है। ये बोलते हैं वही तो हम बोल रहे हैं भाई। जो 365 दिन चुनाव पे मूड में रहता, केवल सत्ता हथियाने के हथकंडे अपनाते रहते हैं जो लोग, तो वो जनता के हित में क्या काम करेंगे? बड़ी सोचनी बात है। मगर एक बात है, मैं आखिर बोल रहा हूँ, अगर इनका रुख सकारात्मक रहेगा, विपक्ष को साथ लेकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष भी 2 कदम आगे रहकर इनको सहयोग करेगी। ये मैं, क्योंकि हम सब प्रतिबद्ध हैं जनता के आंसू पहुंचने के लिए। हम सब प्रतिबद्ध हैं उस जनता के जिसने हमें जनादेश दिया है। हम सब प्रतिबद्ध हैं उस जनता के लिए जो अंतिम प्रदेश के अंतिम कोने पे जो लोग खड़ा, उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता। लेकिन भाजपा इसमें कहीं नहीं दिखती। केवल और केवल जो दिखती है वो घोषणाओं में दिखती है, जो दिखती है वो केवल भाषणों में दिखती है, इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, ब्रजगोपाल लोहिया जी चले गए हैं। सूर्यकांत जी जल्दी बात, समय का अभाव है। मैं तो आनंद जी से एक चीज़ कहना चाह रहा था कि कारण बहुत सारी बातें अच्छी है, लेकिन राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए वादे जनता से खूब करते हैं, लेकिन उन पर जब अमल करने की बारी आती है तो या तो उसमें इतनी देरी कर देते हैं कि जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है, या फिर उस तरफ सोचते नहीं है। आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी सरकार को आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी आपके नेताओं ने वादा किया था कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार अपने स्तर पर कमी करेगी, लेकिन वह कदम नहीं उठाया गया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, वह भी कदम नहीं उठाए गए। तो यह सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीतिक बातें राजनीतिक तौर पर जमा खर्च नहीं होना चाहिए, बाकी उसे धरातल पर उतारनी चाहिए। क्योंकि आप विपक्ष में सरकार को आरोप लगा रहे हैं, जब भाजपा के विपक्ष में होती है तो भाजपा के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाती है। तो मुझे लगता है कि इन सारे मामलों में सरकारों को गंभीर होना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी गंभीरता से वादे पूरे करना चाहिए, जिन वादों को वो पूरा कर सके। ठीक बात है। सूर्यकांत जी, आनंद तारान जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि बात चल रही है बजट से आस, क्योंकि बजट से आस वाकई एक गंभीर विषय है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनहित से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जनहित से जुड़े जो सरकारी काम होते हैं वो सरकार को करना चाहिए। प्राथमिकता में रहेंगे तो ही शायद भला होगा। भले चुनावी साल है, चुनावी विषय है, लेकिन जो भी हो जनता के हित में हो, यही चर्चा का विषय था। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हम दीजिए इजाज़त, नमस्कार।